यूपीआई डिजिटल पेमेंट के मामले में अब दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। 2022 में इंडिया का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 89.5 मिलियन रह चुका है और यही ट्रांजैक्शन मई 2023 में 14.3 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है और ये सब हो पाया है यूपीआई और हम इंडियंस की मदद से। यूपीआई ये नाम तो आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, जो अमेरिका का सरदर्द बनकर बैठा हुआ है। तो क्या है यूपीआई, किस तरीके से आप इसे अपनी डेली लाइफ में यूज में लेते हो और कैसे इसने वीजा और मास्टर कार्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए तो जानते हैं इस वीडियो में यूपीआई के बारे में। UPI, Reserve Bank along with the National Payments Corporation of India. All the 29 banks who had initially opted for UPI. We just launched WhatsApp payments in India last month. यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से आप अपने फोन से इस एप्पल तक का भी पेमेंट आसानी से कुछ सेकंडों में कर सकते हो। पर यूपीआई से पहले लोग आरटीजीएस, निफ्टी, आईएमपीएस से पेमेंट करते थे। अब ये आरटीजीएस, निफ्टी और आईएमपीएस क्या है, चलिए इनके बारे में जानते हैं। जो इंडिया में मार्च 26, 2004 में आया था। ये शुरुआत में आरबीआई ने दो बैंकों के बीच मनी ट्रांसफर के लिए बनाया था, लेकिन फिर बाद में इसे लोगों के लिए भी बना दिया गया। आरटीजीएस में कोई भी व्यक्ति 2 लाख से ज्यादा तक का ट्रांसफर इमीडिएटली कर सकता है, लेकिन इस सिस्टम की मिनिमम रेंज और ज्यादा चार्ज के कारण लोगों ने आरबीआई से कहा कि इस सिस्टम को चेंज करो, हमारे बस की बात नहीं है। जिसके बाद आरबीआई ने दूसरा सिस्टम लॉन्च किया और वो था एनईएफटी। एनईएफटी में भी आरटीजीएस की तरह पेमेंट ट्रांसफर 30 मिनट में होता था, पर इसकी लिमिट आरबीआई ने 1 रुपया कर दी, यानी 1 रुपए से ज्यादा तक का पेमेंट इसमें किया जा सकता था। पर पेमेंट चार्ज ज्यादा होने के कारण आरबीआई इस सिस्टम से लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। आरबीआई वो है जिसमें एचडीएफसी, एसबीआई, बीओबी, आईसीआईसी बैंक, ये सारे बैंक आते हैं जो कि आरबीआई के सब ग्रुप्स है। आरबीआई के पास इन सारे बैंकों का रिकॉर्ड होता है कि कौन सा बैंक कितना पैसा ट्रांसफर कर रहा है, किस बैंक को कितने पैसों की जरूरत है और जिनको जरूरत है उनको आरबीआई पैसा देता है। अब आरबीआई पब्लिक के लिए ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को आसान बनाना जा रहा था। आरबीआई चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, जिसके चलते आरबीआई ने 2008 में एनसीपीआई की शुरुआत की। एनसीपीआई से आप अपने फोन से पेमेंट कर सकते हो और 2010 में एनसीपीआई ने आईएमपीएस की ही शुरुआत की। एनसीपीआई में 13 एडिशनल पब्लिक सेक्टर बैंक, 15 प्राइवेट बैंक, 1 फॉरेनर बैंक, 10 मल्टीपल स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक और 7 रीजनल सर्वर बैंक शामिल थे। आईएमपीएस, इसमें भी एनसीपीआई की तरह फोन से ही मनी का ट्रांसफर कुछ सेकंडों में होता है, पर इसके अंदर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और आईएमपीएस में अकाउंट बनाने के लिए बैंक अकाउंट में रजिस्टर फोन नंबर, पासवर्ड और यूजर आईडी को लगाना पड़ता है। इसके बाद में आपका अकाउंट बनता है। इसमें मिनिमम आप 1 रुपए से 2 लाख रुपए तक का पेमेंट बिना किसी चार्ज के कर सकते हो और ये प्रोसेस 24 आवर एंड 7 डेज के लिए लागू है। बट मेन चीज है टाइम, क्योंकि जब आप सामने वाले को पेमेंट करते हो तो सामने वाले की डिटेल आपको भरनी पड़ती है और उस डिटेल को भरने में कम से कम भी 15-20 मिनट का टाइम लगता है। तो 2016 में एनसीपीआई ने आईएमपीएस को अपडेट करके यूपीआई को निकाला। यूपीआई को रघुराम राजन और दिलीप आसबे का ब्रेन चेन माना जाता है। अब 2016 में यूपीआई आया और 2020 में तो इसने पूरे वर्ल्ड में अपना डंका बजा दिया। यूपीआई की इस ग्रोथ रेट को देखते हुए इंडिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंट्री बन चुकी है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में। 2020 में इंडिया ने यूपीआई की मदद से एनुअली 25.50 बिलियन का ट्रांजैक्शन कर लिया था। इससे पहले चाइना और यूएसए थे। अब यूपीआई आखिर इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा ग्रोथ कैसे कर रहा था, तो पहले इसके बारे में जानते हैं। 2016 में यूपीआई आया और जस्ट इसके 1 साल बाद में 2017 में जियो इंटर करता है। जियो के आने से और किसी कंपनी को फायदा हो या फिर ना हो, बट इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो यूपीआई को, क्योंकि जियो के आने से ही लोग इंटरनेट के बारे में जाने लगे हैं। और जो ये फोन पे, गूगल पे और पेटीएम आप लोग चलाते हो, ये सब एक थर्ड पार्टी ऐप है और ऐसे थर्ड पार्टी ऐपों को आरबीआई परमिशन दे चुका है। अगर आपके पास फोन पे है और आपके दोस्त के पास गूगल पे है तो आप अपने दोस्त को पेमेंट बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हो, बट इसमें आपको उसकी यूपीआई आईडी डालनी होगी। 2016 में यूपीआई के साथ टोटल 21 बैंक लिंक थे और फरवरी 2022 में ये संख्या बढ़कर 304 हो गई। 2021 में यूपीआई ने टोटल 41 ट्रिलियन रुपए की मनी ट्रांसफर किया था, यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से लगभग 2.5 गुना ज्यादा था। जनवरी 2023 में यूपीआई का 20% योगदान था इंडियन जीडीपी में और वही डिजिटल ट्रांजैक्शन में 52% का था। अब यूपीआई अपने स्तर पर इतना फूल रहा था कि इसने यूएसए की भी जला दी। देखिए, यूएसए पहले से ही एक डेवलपिंग कंट्री रही है और है भी, पर ये यूपीआई सिस्टम से परेशान इसलिए है क्योंकि इसके पास मास्टर कार्ड, वीजा और स्विफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि यूपीआई की इस सिस्टम से परेशान है, जिनको यूपीआई ने पीछे भी छोड़ दिया है। ये जो
यूएसए कंपनियां हैं ये 200 प्लस कंट्रियों में फैली हुई है, बट इनका एक काम खराब है, वो है पर ट्रांजैक्शन पर चार्ज ये ज्यादा करती है और साथ में यहाँ पर डेटा की कोई सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। बट यूपीआई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है, जिसके चलते इंडिया ने एनसीपीआई की स्थापना कर दी, जिसका मेन मकसद था कि यूपीआई को पूरे वर्ल्ड में फैला देना, और ये हो भी रहा है। भूटान, नेपाल, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, रसिया, यूके ऐसी टोटल 35 से ज्यादा कंट्रियां हैं जिनके अंदर यूपीआई चल रहा है। इससे फायदा हम इंडियंस और उन कंट्री में रहने वाले लोगों को है जिन्होंने यूपीआई को एक्सपेक्ट किया है। अब हम इंडिया से पैसे सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं इन कंट्रियों में, वो भी यूपीआई से। इससे हमारा टाइम भी बचेगा, टैक्स भी कम लगेगा और एजेंट की भी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से हमने अब तक 5700 करोड़ रुपए बचा लिए हैं, जो कि पुराने फटे हुए नोट को रिकवर करने में खर्च होते थे। और इसी के साथ यूपीआई से एक काम और सही हो रहा है, इससे ब्लैक मनी पर कंट्रोल बनाया जा रहा है। तो ये थी यूपीआई की जीरो से हीरो तक की स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।